रेरा शुरू से ही अच्छा रहा है रिटेलर एंड यूजर के लिए। कई बार ऐसा न्यूज आती है गवर्नमेंट यहाँ पे फला चीजें करने वाली है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग कि ये प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है या हो सकती है। अभी कोई हाईवे अगर जा रहा है उसके बाद भी अगर आपने बोला कि यहाँ पे हम और क्या अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं फंड रेजिंग के। आज तक जो फंड रेज होते आए हैं ना वो आ गए हैं हमारे यार आपके ऐसे लोग हैं जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो वाली बात अभी आपने मुझे बताई है। बिल्डर में अगर कुछ पार्टनर्स भी है उनको लगता है कि नहीं यार हम इस पैसे को हम कहीं और डाइवर्ट कर दे। जय हिंद दोस्तों, शेखर फाइनेंस वाला शो के अंदर एक बार आपका फिर स्वागत है। आपके पास लैंड है बट आपको डेवलपमेंट का आइडिया नहीं, या आपके पास बिल्डरशिप का एक्सपीरियंस है बट आपके पास पैसे नहीं है लैंड एक्वायर करने के लिए, या आप एक बिल्डर के तौर पर अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं। अगर ये सब सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। इस पॉडकास्ट में हमने इन सभी टॉपिक से रिलेटेड बात की है कि कैसे सब इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है जेवी, डीएम या इसी तरह के और मॉडल्स के जरिए। इनकी टैक्स कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, क्या चीजें आपको कब करनी है और कौन सा ड्यू डिलिजेंस कैसे करना है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज अ लीडिंग एक्सपर्ट इन दिस, मिस्टर विजय अग्रवाल फ्रॉम पुणे। तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको लास्ट में कुछ ऐसे वैल्यूएबल इनसाइट टिप्स मिलेंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं करोड़ों रुपए बचाने में और कमाने में। और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस पॉडकास्ट के ऊपर अब तक हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया है, और उन सब से निवेदन करूंगा जिनने अभी तक ये नहीं किया है कि प्लीज आप ये जरूर करें, बिकॉज इससे हमको बड़ी हेल्प होती है बेहतर गेस्ट को शो के ऊपर लाने में, जिससे हम आपके लिए बेहतर कंटेंट बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शो को शुरू करते हैं। जय हिंद। तो सर, आपका फिर से स्वागत है शेखर फाइनेंस वाला शो के ऊपर। धन्यवाद शेखर हमने जी। जो पहले एपिसोड शूट किया था उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने अगेन डिमांड करी कि सर को एक बार वापस लाया जाए। क्या बात है, धन्यवाद एंड शुक्रिया, है ना। तो ऑडियंस की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ एक बार, जो आपने प्रीवियस बताया उसके लिए थैंक यू। और इस सेशन में हम लोग एक स्पेसिफिक डिमांड आई थी जी, वो आई थी कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, डेवलपमेंट मॉडल क्या है। तो आज हम इन सारों में से एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज लैंड एक्विजिशन। ओके, ठीक है। तो सबसे मुझे लगता है शेखर जी लास्ट टाइम जो मैंने लोकेशन की बात की थी, हाँ, शायद से ये उसी का कमाने के लोगों ने बोला कि भाई समझ में आ रहा लैंड एक्विजिशन होता कैसे है। एक्चुअली जो आपने बात बोली ना लोकेशन, तो ये लोकेशन मुझे लगता है एंड यूजर रिटेलर के तो काम की है ही है, ये साथ ही साथ डेवलपर के भी बहुत काम की है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब ये क्वेश्चन मुझे 3 एंगल से आया। पहला आया डेवलपर की साइड से, दूसरा आया ऐसे लोग जिनके पास लैंड है बड़ी पीस बट वो डेवलपमेंट नहीं जानते, और तीसरे कुछ ऐसे लोगों के भी क्वेश्चन आए इसमें कि जो लोग अभी एस्पिरेशन में हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बड़े बिल्डर बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्या है इंडिया में। अब ये एक फेज है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि नए लोग आ रहे हैं और रियल एस्टेट से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो बड़े डेवलपर्स हैं जी, उनका सीक्रेट सॉस क्या है, वो इतने बड़े कैसे बन गए, और बहुत सारे लोग उनके साथ के आज भी बहुत छोटे छोटे हैं। जबकि सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंड एक्विजिशन है रियल एस्टेट में। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ तो है कि रियल एस्टेट बहुत बदनाम है। करेक्ट। यहाँ पे लोगों को लगता है जो अगर आप किसी को बोलते हैं मैं रियल एस्टेट में हूँ, किसी भी तरह से, आप चाहे डेवलपर हो या आप क्या बोलते हैं फंड रेज करते हो या आप कंसल्टेंट हो, किसी भी, आपने रियल एस्टेट का नाम लिया मतलब लोगों को लगता है ये चौके पंजे छक्के वाला काम होता है, 1 2 का 4 होता है। बट एक्चुअली दोनों चीज़ होती है। आई वुड नॉट से कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह रहते हैं, बट आपने जो सवाल पूछा ना, जो लोग बड़े हुए हैं वो एथिकल प्रैक्टिस के कारण बड़े हुए हैं। उन्होंने कुछ चीज़ों को समझ के कि भाई ये लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है, ये SOPs है, इसको फॉलो किया। उन्होंने अपनी टीम बनाई, उन्होंने एक अच्छा बिजनेस जो चीज़ रन करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती वो उन्होंने फॉलो किया, और उसके कारण में आज वो बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। ये तो हो गया एक जनरल बात। अभी सीक्रेट सॉस उनका जो है, अगेन उन्होंने सही जगह सेलेक्ट की, सही टाइम पे सेलेक्ट की, प्लस उनको ये समझ में आया कि उनको नब्ज था कि आगे डेवलपमेंट कहाँ पे होने वाला है। उस जगह पहुँच के वहाँ पे उन्होंने लैंड का सर्चिंग चालू कर दिया। तो ये जो लैंड एक्विजिशन में जी कहाँ देखना चाहिए, कब देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए, ये कैसे डिफाइन होता है या क्या होता है ये? शेखर जी देखो, चीज़ें ना एकदम ऑर्गेनिक चलती है। अभी आप जिस शहर में बैठे हो, आप देखो कि धीरे धीरे वो शहर जब बढ़ता है ना, तो आउटस्कर्ट्स हम बोलते हैं, हर एक शहर में आउटस्कर्ट्स वर्ड यूज होता है, एक CBD वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट एरिया। ये क्या होता है, जो आउटस्कर्ट्स जो है ना, वहाँ पे धीरे धीरे जब शहर पूरा जब भर जाता है तो फिर आउटस्कर्ट्स में जाके लोग रहना चालू करते हैं। तो डेवलपर एक ऐसा प्राणी होता है जिसको समझ में आता है कि अब इस जगह बढ़ेगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है। वो शहर किसी और दूसरे शहर को कनेक्ट करता है, और एक शहर 3-4 शहर को कनेक्ट करता है। तो देखता है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, या कौन सा बड़ा शहर है जो छोटे शहर को फीडर और हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं ना, उससे देखता है कि ये वाला XYZ साउथ की तरफ समझ लो, इंदौर में भी डेवलपमेंट हो रहा है,
तो जो समझदार डेवलपर होगा वो अपनी टीम को अभी से लगा देता है कि वहाँ पे लैंड एक्विजिशन करना चालू करो, लैंड ढूंढना चालू करो। फिर उसे समझ में आता है कि मुझे कमर्शियल करना है, रेजिडेंशियल करना है, होटल करना है, मॉल करना है, उसके हिसाब से वो दूरदृष्टि रख के वहाँ पे वो एक्विजिशन चालू करता है। ओके मतलब ये पूरा देखा जाए तो एक पूरा साइंटिफिक होमवर्क है। 100%। आपको डेमोग्राफिक शिफ्ट और बाकी सब चीज़ें समझना पड़ेंगी, सीखना पड़ेंगी। आपको रियल एस्टेट में हर समय 2 साल 3 साल आगे रहना पड़ेगा, तो ही आप इसमें सक्सेसफुल रहोगे। अगर आप ट्रेंड को सोचोगे मैं फॉलो कर रहा हूँ तो आप फॉलोअर रहेगा, फिर आप लीडर नहीं बन सकते हो। जो बड़े जो लोग हैं उन्होंने इस तरह से काम किया। आपने एक बीच में बात यूज़ की थी कि एथिकल वे में उन्होंने काम किया और प्रोसेस से काम किया, टीम के साथ काम किया। रियल एस्टेट में ऐसा लोग बोलते हैं कि ये बदनाम फील्ड है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक बदनाम फील्ड के अंदर एथिकली काम करे आदमी? देखिए, अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह होते हैं। हाँ। शायद से यहाँ पे रियल एस्टेट में सबसे बड़ी चीज़ है देयर इज नो एंट्री बैरियर। मतलब इसमें अभी आईटी आप जाते हो तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन था कि आपको आईटी इंजीनियर होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए तो होगा। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी खासियत है ये पढ़े लिखे को भी वेलकम करता है और जो अनपढ़ गंवार है उनको भी वेलकम करता है। जिसको बोलना आता है, जिसको समझना आता है, जिसको समझा सकता है, वो अपनी बातों को रख सकता है, वो रियल एस्टेट में आ जाता है। गुड कम्युनिकेटर्स, गुड कम्युनिकेटर, गुड ओरेटर एंड गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके। ये एक बेसिक सॉस होता है रियल एस्टेट में आने का। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एंट्री बैरियर नहीं है, इसके अंदर हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। फिर छटनी होना चालू होती है। जो डेवलपर्स अगर हम बात करें तो खैर डेवलपर का एक अलग ही जॉनर रहता है। उस डेवलपर में भी जो जितने डेवलपर्स होते होंगे, हर शहर में 15, 20, 25, 50 डेवलपर्स होते हैं, उसमें आपने देखा हर शहर में 5-10 डेवलपर एकदम टॉप के रहते हैं। अगर उनमें हर एक चीज़ कॉमन क्या रहती है मालूम है? वो हर एक टीम के साथ काम करते हैं, वो हर समय से आगे रहते हैं, उनका कभी कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं होता। अगर डिले होता भी है तो दे विल कंपनसेट द क्लाइंट्स प्रॉपरली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे विल नॉट फॉलो एनी माइल प्रैक्टिसेस। ये हर एक में कॉमन रहता है। हर शेडी कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। वाह। तो ये दोनों का डिफरेंस है। एक चीज़ और, लैंड एक्विजिशन के अंदर ऐसा बोला जाता है कि जो बड़े डेवलपर्स हैं वो सस्ते में ज़मीनें खरीद लेते हैं, चीप रेट में मिल जाती हैं उनको। इज़ दैट ट्रू? आई वुड नॉट से चीप रेट, आई वुड से इन दिस वे कि उनको समझ में आता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लाई कर रही है। वो स्ट्रक्चरिंग में बिलीव करते हैं, विन विन सिचुएशन में बिलीव करते हैं। आज एक बड़ी ज़मीन को अगर खरीदने हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। उनको समझ में आता है कि अगर एक लैंड ओनर की डिमांड है, लेट से कोई 50 करोड़ की ज़मीन है और लैंड ओनर की डिमांड है कि उसको समझ में आता है कि भाई 50 करोड़ उसको एक साथ ना देके उसको स्ट्रक्चरिंग में करके दे दे। वो तो कुछ पैसे भी दे दे, कुछ पैसे उसको ये करके अलग उसमें प्रोजेक्ट में दे दे, कुछ उसको स्टॉक में दे दे या उसको पेमेंट को शेड्यूल कर ले। तो वो चीप में नहीं खरीदता, वो उसको स्ट्रक्चर करता है लैंड को। ओके। और वो अपॉर्चुनिटी रहती है जहाँ पे प्राइसेस कम रहते हैं वो खरीदता। होता क्या, जब नया आदमी जाता है यहाँ पे या कुछ रेगुलर डेवलपर जिसको मैंने बोला था जो फॉलोअर्स है, जब जाते हैं वहाँ पे तो देखते हैं कि वहाँ पे जो 3000 की चीज़ ऑलरेडी 4000 5000 तक हो चुकी है। तो जो पहला डेवलपर ने 3000 में लिया था उसको बोला जाता है इसने सस्ते में खरीदा। उसने सस्ते में नहीं खरीदा, उसने होल्डिंग किया था वहाँ पे जाके, उसने लैंड को एक्विजिशन किया और उसका समय आने पर उसने फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू किया। तो चीप इज़ नॉट द राइट वर्ड, राइट वर्ड इज़ द फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम। ऑन टाइम, एडवांस प्लानिंग, प्रिपरेशन, ये सब काम आता है। Absolutely. एक चीज़ और ये मुझे बताना सर, नंबर 1 मिस्टेक जो कि डेवलपर्स लैंड एक्विजिशन करते समय करते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो मिस्टेक मैंने देखा है जो लैंड डेवलपर्स कर जाते हैं, कई बार ऐसा न्यूज़ आती है गवर्नमेंट यहाँ पे फला फला चीज़ें करने वाली है, यहाँ पे अमुक अमुक डेवलपमेंट आने वाला है। सबसे आजकल चीज़ होता है कि एयरपोर्ट आने वाला है। अभी एयरपोर्ट सिर्फ न्यूज़ है और पॉलिटिकल न्यूज़ का आपको मालूम है किस तरह से भरोसा करना, किस तरह से भरोसा नहीं करना, वो समझ में आता है। कुछ डेवलपर ऐसा तो सुन के जो हियर से जो मेंटेलिटी बोलते हैं ना, वहाँ पे जाके एक्विजिशन करना चालू कर देते और उनको लगता है कि सिंस डेवलपमेंट होने वाला है तो वो जो प्राइस वहाँ की लैंड की उससे ज़्यादा प्राइस देके खरीद लेते हैं। उनको लगता है कि फोमो वाली बात है कि अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। तो वहाँ पे जब उनका गलत डिसीजन हो जाता है इन फाइंडिंग द प्लेस, हमने बोला कि नए जगह चाहिए, डेवलपर को जाना चाहिए, बट ये गलत जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट उतना नहीं होने वाला। एक न्यूज़ के कारण डेवलपमेंट था, वो न्यूज़ जैसी ख़त्म हुई, वो किसी कारण से, राजनीतिक कारण से चीज़ें चेंज हुई और सरकार यहाँ बदली, उस कारण उसका पूरा प्लान फेल हो गया। एक रिसेंटली एक सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट इंदौर में घटा सर। इंदौर से तकरीबन एक 20-25 किलोमीटर दूर एक स्थान है, वहाँ का डिक्लेरेशन हुआ कि यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है। लिटरली सेम इंसिडेंट था और लोगों ने बिल्कुल रश करके वहाँ प्रॉपर्टियाँ जो कभी मान लीजिए 10 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन हुआ करती थी, वो 15 हुई, 20 हुई, 25 हुई, 30 हुई, 40-40 लाख रुपए एकड़ में भी परचेज की। सेम जो आपने बात बोला वही हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई,
एयरपोर्ट का लोकेशन चेंज हुआ, राइट नाउ दे आर सेलिंग इन हाफ प्राइस, उस प्राइस पे भी बायर मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज उसकी डिमांड वहाँ पे थी नहीं, और नहीं। ऑर्गेनिक डिमांड नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे लोगों ने हाइप क्रिएट किया, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ प्लांट की जाती है। अच्छा, ऐसा भी मुझे लगता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, दर्शक को शायद से ज़्यादा अच्छा पता होगा जो इस फील्ड से जुड़े हुए, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कई बार कि प्लान की जाती है, लोग वहाँ पे चले जाते हैं और उसके बाद में फिर जिनको स्टॉक जिन्होंने लेके बैठे हुए थे वो अपना स्टॉक रिलीज करके निकल जाते हैं वहाँ से। भाई समझदार रहे ये तो बड़ा शॉकिंग फैक्ट है, मतलब वाह, मतलब न्यूज़ को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। 100%। अच्छा, गवर्नमेंट की कोई भी डिक्लेरेशन जो होती है, इस तरह की न्यूज़ को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है राजनीतिक न्यूज़ और एक होता है गवर्नमेंट का GR। तो जनरली गवर्नमेंट का जो GR होता है ना, उस पर आप रिलाई कर सकते हो। व्हाट इज GR? गवर्नमेंट जब कोई भी चीज़ को, कोई नया चीज़ करती है ना, तो एक जनरल रूल के हिसाब से वो चीज़ें निकालती है। इनका गैजेट होता है, बेसिकली नोटिफिकेशन होता है, गैजेट रिलीज उसको बोलते हैं। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म GR होता है। तो गवर्नमेंट जो GR निकालती है ना, वो गवर्नमेंट तब निकालती है जब उनको 100% श्योरिटी हो जाती है कि अब ये चीज़ें होने वाली है। उस पर भी ऐसा नहीं कि वो 100% होगी, कभी ना कभी कुछ चीज़ें चेंजेस होने के बाद वो भी चेंज हो जाती है, बट 90% तक वो एक्यूरेट रहती है। मतलब रिलाई कर सकते हैं, एंडोर्समेंट है उसके ऊपर। दूसरा आपका खुद का गट, आप उस एरिया को जानते हो, बिल्डर जैसे वहाँ पे काम कर रहा है, उसको पता है कि यहाँ पे चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अभी कोई हाईवे अगर जा रहा है, उसके बाद भी अगर आपने बोला कि यहाँ पे हम हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, तो क्वाइट पॉसिबल हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे हाईवे जा रहा है और उसके बाजू में आपने बोला कि रेलवे स्टेशन आने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ें जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं, अगर किसी ने वो न्यूज़ छोड़ दी है तो उतना तो समझ में आता है। जी, लैंड एक्विजिशन में कुछ लीगल और फाइनेंशियल पिटफॉल्स होते हैं जी, जो कि सरफेस पे नहीं दिखते, वंस यू एंटर इन द डील उसके बाद पता चलते हैं। सिर्फ लैंड एक्विजिशन मैं बोलूँ आज के डेट में शेखर जी, सबसे बड़ा लैंड एक्विजिशन में अगर देखेंगे ना, सबसे बड़ा चैलेंज है लीगल। बिकॉज हमारे पास में कंट्री में बहुत अलग अलग तरह के लॉ है। करेक्ट। ओके, मुझे बाकी का तो नहीं मालूम, अगर पुणे के बारे में बात करूँ तो हमारा लॉ क्या बोलता है, आपको अगर रजिस्ट्री करनी है कोई घर लैंड की, उस पर आपको सिर्फ 30 ईयर्स का पीछे का रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। करेक्ट। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन रजिस्टर। ये हो गया एक बात। बट वही रूल क्या बोलता है कि अगर कोई पुराना डिस्प्यूट है जो 30 साल से पुराना, 40 साल 45 साल पुराना डिस्प्यूट है, कोई रेस कर सकता है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब एक साइड तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको 30 साल के अंदर में आपको ये करना है, आपको चेक करना है, और उसके बेस पे रजिस्ट्री कर देती है। बट उसके लिए ये कोई प्रोविजन नहीं है कि 50 साल पुराना केस है, कोई 60 साल पुराना केस है, वो कोई आगे कोर्ट में उसको डाल नहीं सकता है। ओहो। तो ये सबसे बड़ा लीगल चैलेंज होता है। और खासकर जो ज़मीनें, एक ज़मीन होती है जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, उसका एक्विजिशन करते वक्त बहुत सारे ध्यान रखना पड़ता है। उनके हायरस कहाँ पे है, जितने जो पुराने लोग हैं उनके जो पूरे फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है लैंड एक्विजिशन का। और वही लैंड किसी अगर इन्वेस्टर ने लिया, किसी बिल्डर ने लिया है, उसके बाद अगर कोई ले रहा है तो क्या होता है, ये सब प्रोसेस ऑलरेडी किसी ने कर चुका है। तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। कोई कंपनी में लैंड है, LLP में लैंड है, या हम बोलते हैं किसी इन्वेस्टर का लैंड है। आपने देखा होगा लैंड एक्विजिशन सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, अगर कोई हम किसी डेवलपर को देखे जाते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या किसी इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी है। अगर आपने बोला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उसको मालूम है इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस हो सकते हैं। इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो सरप्राइजेस होंगे उसने एज अ शील्ड वो सब चीज़ें करके वो क्लियर होके, अगर अभी आज के डेट में उसको क्लियर टाइटल है, मतलब उसको पीछे के देखने की जरूरत नहीं है, उसको वहाँ से सिर्फ चालू करना है जब उसने एक्वायर किया था। तो ये एक बड़ा पिटफॉल है। फिनेंशियल पिटफॉल तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है कि उसमें अगर उसने अपना टैक्सेस नहीं दिया हुआ है, हालांकि सर्च एंड टाइटल में सब कुछ निकल के आ जाता है, बट फाइनेंशियल से ज़्यादा मुझे लगता है लीगल में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। वो एक अलग ही सब्जेक्ट हो सकता है आपके उसके लिए। इस लीगल पिटफॉल को फिक्स करने के लिए क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं? सबसे अच्छी चीज़ है कि सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक बार। तो जो आप लीगल टीम लगा रहे हो, आई वुड ऑलवेज से कि गो फॉर सच अ लॉयर हु हैज़ गॉट अ एक्सपीरियंस, हु अंडरस्टैंड्स द इंट्रिकेसिटी ऑफ द लैंड, एंड बेस्ड ऑन दैट ही विल डू अ प्रॉपर सर्च एंड टाइटल। उसको कहीं भी अगर कुछ सॉल्यूशन में अगर वो जो पड़ता है कि कहाँ से, लेट्स से अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको देखनी पड़ती है। उसमें वो उसको टाइटल कहाँ से आ रहा है, उसका अगर लीगल हेयर के थ्रू आया हुआ है तो उन्होंने सब में अपना साइन किया है कि नहीं किया है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको जो देख के, और एक अच्छा लॉयर जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लैंड एक्विजिशन के सर्च टाइटल किए, उनको पता रहता है कि ये अगर इस तरह की प्रॉपर्टी आ रही है तो इसमें क्या क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है।
और वही अगर हमने किसी नए नवेले या किसी ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड आदमी को दिया कुछ पैसे बचाने के लिए, वो सर्च तो दे देगा, पर उसकी वैल्यू कितनी रहेगी वो बहुत इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सर। कई लोग क्या करते हैं कि लॉयर ने बोला कि सर मैं इस टाइटल को बनाने का या सर्च करने का आपसे 5,000 रुपये लूँगा, तो लोग क्या करते हैं 4,000 वाला लॉयर ढूंढते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम 4 करोड़ की प्रॉपर्टी, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसका पूरा टाइटल डिपेंड करता है इस आदमी के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज लैंड में होता क्या है, लैंड में पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके लैंड की कोई वैल्यू नहीं अगर आपका पेपर सही नहीं है तो। पेपर सही नहीं है, भले ही वो कितनी क्रीम लोकेशन पे हो, कितनी प्राइम लैंड हो, उसकी जीरो वैल्यू है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको लैंड के में आपको बनाने से बहुत सारे सैंक्शन लेने हैं, फाइनेंस लेने आपको, तो हर जगह वो आपको क्वेश्चन आने वाला है। आप रेरा में जाएंगे तो आपको अलग से क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के जाएंगे वहाँ से अलग से क्वेश्चन आएगा, फिर आप जो रजिस्ट्री करने के जब क्लाइंट के कस्टमर जाएंगे तो कस्टमर लॉयर सर्च करेगा, तो हर जगह वो लीगल वर्ड आना ही आना है। तो इसलिए हम बोलते हैं सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार, अच्छा लॉयर करो। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो कॉर्पोरेट, अगर जो आजकल आप देखेंगे लैंड में जो बड़े बड़े डेवलपर्स है, दे डोंट रिलाई ऑन लोकल प्लेयर्स, दे ऑलवेज गो फॉर अ लॉयर जिनका टीम होता है, और जो कॉर्पोरेट लॉयर्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे हैं, आई कैन नॉट टेक एनी नेम, बट जैसे बहुत सारे लॉयर्स हैं जिनकी ब्रांचेस हर जगह होती है। इसमें एक हमारे क्लाइंट हैं, वो क्या करते हैं, वो एक प्रॉपर्टी की सर्च 3 टीमों से बनवाते हैं। बिल्कुल, मतलब 3 अलग अलग अच्छे लॉयर्स को देते हैं, तीनों का ओपिनियन लेते हैं, तीनों की फीस देते हैं। देखिए उनको समझ में आ रहा है कि वो क्या ले रहे हैं, और उनको ये मालूम है कि एक बार मैंने इसमें पैसा डाला, ये लॉन्ग टर्म पैसा है और ये बहुत ज़रूरी का पैसा है। मैं बहुत सारे डेवलपर्स को जानता हूँ पूना में, जो लैंड एक्विजिशन करने के पहले मतलब उन्होंने बना के रखा है कि हम 10 प्रॉपर्टी देखेंगे, जो उसमें 4 पसंद आएगी उस पर लेंगे, और चारों का वो एक लेवल तक लीगल करते हैं, उनके पास इन हाउस लीगल टीम भी है, और जाके वो लीगल करते हैं, उसमें पैसे खर्च करते हैं, और वहाँ पे एक उस पर कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपए खर्च करके समझते हैं इसका टाइटल बराबर है, कि अगर नहीं आता है तो वहीं पे छोड़ देते हैं, और ये मानते हैं कि साल का 1 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है जो इस तरह से जाने वाला है। पर उनकी अगर गलत प्रॉपर्टी अगर उन्होंने सर्च कर लिया, ले लिया बिकॉज ऑफ रॉन्ग डूइंग या बिकॉज ऑफ दिस इग्नोरेंस, तो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। बहुत बड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट उसमें रह जाएगा, और टाइम जो वेस्ट होता है वो अलग, लीगल वो अलग होता है ना। एक चीज़ और आती है सर यहाँ पर, लैंड एक्विजिशन की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो लैंड एक्विजिशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, तो वो मेथड्स क्या क्या होते हैं? देखिए, एक तो सबसे सिंपल होता है कि आपने लैंड को जाके परचेस कर लिया। ये मैं यहाँ पे गया, 1 एकड़ का लैंड पार्सल है, लेट से उसकी 20 करोड़ की उसकी कीमत है, मैंने उसका एक टाइम शेड्यूल फिक्स किया, ड्यू डिलिजेंस किया, और ड्यू डिलिजेंस सब कुछ ओके निकला, मैंने उसको पे कर दिया, वो एक तरीका हो गया। दूसरा हो गया है जिसपे हम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं हम कुछ पैसा देंगे आपको पेमेंट में, और कुछ पैसा आपको हम स्टॉक में दे देंगे। ठीक है, मतलब अगर 2 एकड़ का लैंड पार्सल, तो हम बोलते हैं कि उसके लेट से अगर वैल्यू 70 CR निकल रही है, तो आपको 35 CR का हम पेमेंट करेंगे, 35 CR आपको स्टॉक में दे देंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है। करेक्ट। फ्रॉम बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू उसका पैसा ज़्यादा लगा नहीं, फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू उसका अगर आज मैं 70 करोड़ ले लूँ तो करूँगा क्या? करेक्ट। और उसको अगर मालूम है कि पैसे अगर आए हैं और वो खर्च करने की अगर उसके रास्ता नहीं है, तो बोलता स्टॉक ले लो, उसको मैं अपना फिर रेंट कर दूंगा, या इसको किसी और को दे दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, उसका सिक्योरिटी बढ़ जाती है उसकी। करेक्ट। और उसका कैपिटल एप्रिसिएशन और हो जाता है 5 साल में, 3 साल में, जब तक प्रोजेक्ट बनता है। वो एक मेथड हो गया। तीसरा मेथड हो जाता है जॉइंट वेंचर का, ओके, जहाँ पे आप लैंड एक्वायर कर सकते हैं। इन समझ से आप एक ने जाके अपने पर्टिकुलर उसका वैल्यू बोला कि भाई ये इसका मार्केट वैल्यू इतना है, आपने उससे जॉइंट वेंचर का रेशो डिसाइड किया, कुछ डिपॉजिट दिया, और आपने उसका लैंड परचेज नहीं बोलूँगा, अपने लैंड उसका एक्वायर कर लिया फॉर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट। ओके। सो इससे तरह से 3-4 चीज़ें जो कॉमनली है। अदरवाइज तो देयर लॉट ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, जो जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ओके, बट देयर लॉट ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, बट कॉमनली 2-3 तरह से ही काम होता है। एक लैंड डील के अंदर जी जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि ये प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है या हो सकती है, वो क्या होता है? देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ा रेड फ्लैग मैं बोलूँगा उसके टाइटल। आज के डेट में हम जब भी डेवलपर से बात करते हैं ना, हम उसको बोलते हैं कि ये 3 एकड़ का लैंड पार्सल आया है, 5 एकड़ का लैंड पार्सल आया है। सबसे पहला चीज़ डेवलपर पूछता है प्राइस के पहले, लीगल क्लियर है क्या, टाइटल क्लियर है क्या। टाइटल अगर क्लियर नहीं है तो उसके कोई लैंड की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो आप इसमें सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हो। सिंपल टफ बना के, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती है, क्योंकि टाइटल ही सब कुछ है, उसका सोल है, आत्मा जो है ना लैंड का, वो टाइटल है उसका। वाह। उसमें क्रिकेट ग्राउंड बनाए और क्रिकेट खेलें, बढ़िया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि अभी क्या होता है कि
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक प्रोजेक्ट बहुत कामयाब कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वो, बट आगे बढ़ नहीं पाते, अटक जाते हैं उस पॉइंट पे। और वहीं बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे से स्केल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्या है कि कोई अटका हुआ है और कोई बहुत अच्छे से स्केल करता जा रहा है प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि आपने एक प्रोजेक्ट करने के बाद में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है। मैंने इसे एक प्रोजेक्ट मतलब आपने सीरीज ऑफ कुछ काम कर लिया, आपको एक एक्सपीरियंस आ गया। फिर आपका जो लैंड सिलेक्शन का जो तरीका है वो आप क्या कर रहे हैं। एक होता है कि जहाँ पे आप सोचते हो कि मैं कोई जाके बाहर, अभी वो एरिया डेवलप्ड नहीं है, पर आप सोचते हैं कि मैं जाके वहाँ पे अभी लैंड एक्विजिशन कर लूँ और मैंने वहाँ पे प्लॉटिंग करना है या क्या बोलते हैं आपने वहाँ पे फ्लैट्स बनाने चालू कर दिए, बट वो एरिया अब तक डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ पे लोग अभी आ नहीं रहे हैं, तो शायद से वो टू अर्ली हो जाता है। इसको बोलते हैं ना कि अर्ली बिगनर, तो उसको ना तो रेट मिल पाती है ना इसको प्रोजेक्ट को बेचने में तकलीफ होती है। वही जो स्मार्ट बिल्डर हो वो क्या सोचता है, जब तक वो एरिया डेवलप नहीं हो रहा है मैं वहाँ पे काम नहीं करूंगा, इन टर्म्स ऑफ लैंड एक्विजिशन तो करूंगा, बट वहाँ पे मैं काम स्टार्ट नहीं करूंगा। काम स्टार्ट के लिए 2-3 साल का मैं गैप लेके तब तक मेरे जो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर फोकस करूंगा। मैंने जो बोला था, जो कामयाब डेवलपर है हर समय 2-3 साल अहेड रहता है ऑफ टाइम। ओके, तो वो जो चीज़ें हैं ना, तो जो डिफरेंस अगर हम बात कर रहे हैं वो अगेन आप कौन सा लैंड और कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बनना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। कमर्शियल प्रोजेक्ट की अगर आपने रेसिडेंशियल बना दिया तो तकलीफ है, और आपने एग्जाम्पल है जहाँ पे पूरा कमर्शियल हब है, अगर आपने वहाँ पे जाकर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना दिया तो शायद से वो उतना ना चले, बिकॉज उनको तकलीफ होगी। रेसिडेंस वाले को एक शांति चाहिए, और वही जहाँ कमर्शियल है उसको वहाँ पे ऐसा चाहिए कि हाईवे चाहिए, भीड़ भाड़ वाला एरिया चाहिए। अभी बैंक है फॉर एग्जांपल, बैंक चाहेगा कभी भी वैसी जगह एटीएम लगाया जाए जहाँ पे लोगों का आना जाना है। आप किसी अगर गली मोहल्ले के अंदर बोले कोने का में जाके, तो शायद से बैंक का एटीएम वहाँ पे नहीं आएगा या बैंक का ब्रांच नहीं आएगा। वही अगर आप घर बोलोगे तो आ सकता है, बिकॉज उसको थोड़ा सा अगर गली अंदर है तो भी चलता, वहाँ पे थोड़ा सा पीस चाहिए। करेक्ट। तो सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोजेक्ट एट अ लैंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, एक चीज़ और सर, बिल्डर्स के केस में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कैश फ्लो की। वो हर एक की प्रॉब्लम होती है, हर एक बिल्डर की, छोटा तो अच्छे डेवलपर्स अपने कैश फ्लोस को कैसे मेंटेन करते हैं? सर अगेन यहाँ पे आता है बात हाइजीन की। ओके, मैंने इसे हाइजीन मतलब फाइनेंशियल हाइजीन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे बिल्डर का मालूम है कि ये प्रोजेक्ट का पैसा मैं इस प्रोजेक्ट में लगाता हूँ, प्लस वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही नोस कि मेरा इसका कैश फ्लो कहाँ से आने वाला, और इस कैश फ्लो को पूरा वो क्लोज करता है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्लोजर। अगर वो बिल्डर ने स्टार्ट किया है, लेट्स से अगर एक प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या होता है, लैंड एक्विजिशन करेगा। तो लैंड एक्विजिशन का जो अमाउंट है, मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो 50 करोड़ का एक लैंड एक्विजिशन उसने किया, तो उसको मालूम चाहिए 50 करोड़ कहाँ से आने वाले, मेरे किस प्रोजेक्ट से आने वाला, खुद का ओन सोर्स है या मैं किसी इन्वेस्टर से लेने वाला हूँ, या मेरे पास जो ग्रुप कंपनीज है वहाँ से मैं लेने वाला हूँ। उसको हम फाइनेंशियल क्लोजर बोलते हैं। एक वो किया, उसके बाद में सेकेंड आएगा क्लोजर कि मुझे जो इसके लिए अप्रूवल्स चाहिए, जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, रेरा चाहिए होता है, वहाँ तक के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कैसा होगा, तो उसका पूरा पैक रिकॉर्ड कितना है। तो ये सब जो चीज़ें अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में फिर जो है ना आपका कैश फ्लो का तकलीफ नहीं आता है। तो ये जो कैश फ्लो वाली बात अभी आपने मुझे बताई है जी, ठीक है, इसमें एक पॉइंट आप मुझे बताइए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले पैसा बहुत लगता है, करेक्ट, और फिर पैसा धीरे धीरे निकलता है, राइट। तो जो लार्ज प्रोजेक्ट्स करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके डायनामिक्स और छोटे प्रोजेक्ट के डायनामिक्स सेम रहते हैं या डिफरेंट है? बहुत अलग होता है जी, बहुत अलग होता है। क्या होता है, आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। आज के डेट में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जो जस्ट टू नेम अ फ्यू, गोदरेज है, टाटा है, बिरला है, या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जैसे साउथ से कुछ डेवलपर्स आ रहे हैं, प्रेस्टीज है, शोभा है, इनका कैश फ्लो जो रहता है ना ये अलग तरह से मैनेज होता है। इनका कैश फ्लो जो रहता है, एक प्रोजेक्ट अगर उन्होंने पिकअप किया है तो उनको मालूम कि उनका फंडिंग कहाँ पे कितना कितना होगा, वो स्टेज पूरा उनका डिफाइंड होता है, उसके हिसाब से उनका फंडिंग का अरेंजमेंट पूरा रहता है। मीन्स राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट का टाइमलाइन डिफाइन होता है, उस टाइमलाइन में कहाँ पे कितना कैसा पैसा लगने वाला है वो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल की बात करें, एक लैंड एक्विजिशन होगा, उसके बाद में अप्रूवल होगा, फिर टीडीआर का कॉस्ट आएगा, फंजिबल एफएसआई का कॉस्ट आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा, उसका सेल्स एंड मार्केटिंग, ये पूरा फ्लो साइकिल हो गया। तो इसके लिए हर साल हर क्वार्टर में कहाँ से पैसा लगने वाला है, उसका क्या कैश फ्लो आने वाला है, वो उनके पास पूरा डिफाइंड होता है। ओके, वेयर जो छोटा डेवलपर होता है या जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, या एक मिड साइज डेवलपर है या ग्रोथ डेवलपर है, उसके लिए ना वो चीज़ें होती है जो जैसे जैसे उसका प्रोग्रेस होते रहता है, उसके से उसका स्टार्टिंग का पैसा तो रहता है, बट उसका बहुत सारा डिपेंडेंसी सेल्स पे रहता है कि मेरा माल बिकेगा तो मैं यहाँ पे काम करूँगा। इसलिए आपने देखा हो बड़े डेवलपर के पैसे के कारण कभी प्रोजेक्ट रुकता नहीं। अगर रुकता है तो कुछ लीगल टेक्निकल चीज़ अलग होती है, और पैसे के कारण रुकता नहीं है। और छोटे डेवलपर का सबसे बड़ा कारण रुकने का प्रोजेक्ट होता है पैसा, कैश फ्लो अगर उन्होंने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया तो।
ओके, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मार्केट डाउनटर्न के होते हुए भी किस तरह प्रोटेक्ट करके आगे लिया जा सकता है या प्रोटेक्ट किया जा सकता है? क्या मेथोलॉजी या क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, अगर कभी भी, अगर ये तो डाउन टर्न तो हम एक अलग तरह की बात करें, आपने कोई भी देखा होगा कुछ प्रोजेक्ट या कुछ बिल्डर्स ऐसे जिनका माल बनता है तुरंत बिकता है, और कुछ बिल्डर्स स्ट्रगल करते हैं। हाँ। दो तीन चीज़ें होती है। एक तो बिल्डर का खुद का रेपुटेशन, कि बिल्डर कितने टाइम पे बना के दे रहा है, उसको रेरा के जो नॉर्म्स है या रेरा की डेडलाइन को फॉलो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ उसका बनाने का तरीका क्या है, मार्केटिंग अप्रोच क्या है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये सब चीज़ें डिफाइन करती है। कोई डेवलपर आता है, जैसे पुणे में बहुत सारे डेवलपर है जिनका लॉन्च होता है और लॉन्च के वो 3-4 महीने में पूरा माल बेच देते हैं। बहुत सारे डेवलपर ऐसे होते हैं जो लॉन्च करते हैं, कुछ माल बेचते हैं और फिर धीरे धीरे फेज आउट करते हैं, उनका माल आखिरी तक बिकता नहीं है। रीज़न ये होता है कॉन्फिडेंस, जो लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलपर पे, और वो डेवलपर को कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसने कुछ पुराने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, उसमें क्या उनसे गलतियाँ हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती, छोटी छोटी चीज़ें जो है बायर देखो, बस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी ना बायर के पास में। मतलब इट्स ऑल अबाउट गुडविल। 100% गुडविल, एथिकल प्रैक्टिस, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर आपसे डिले हो रहा है तो अगर उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करते हैं मार्केट में, तो बिल्डर अगर कम्युनिकेट प्रॉपर किया तो बायर भी समझता है कुछ चीज़ों को ले। 3-6 महीना तो रियल एस्टेट में आम बात है, अगर डिले हो तो समझ के लेता है कोई भी इन्वेस्टर। करेक्ट जी। अब हम फंडिंग की तरफ बढ़ते हैं सर। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर ब्लड लाइन होता है पैसा, अगर आपके हिसाब से मतलब सही समय पे मैं बोलूँगा ब्लड लाइन से भी आगे बढ़ो, ऑक्सीजन होता है पैसा। 100%। ऑक्सीजन नहीं मिली तो आप समाप्त हैं। तो लैंड एक्विजिशन के लिए पैसा मिलता है क्या? ओके, सो इसका आंसर मैं ऐसा करूँगा, हाँ और ना, दोनों। Why? ओके, सो एक डेवलपर है जिसको पैसे मिलेंगे, हाँ और एक डेवलपर जिसको पैसे नहीं मिलेंगे। अगेन आप वही पूछोगे ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, उसका रीज़न बहुत सिंपल है। आपके जो पुराने जो चीज़ें है, आपका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने कितना काम किया है, क्या काम किया है, किस तरह से आपका रिपोर्ट है मार्केट में, कितने आपके रेरा में केसेस रजिस्टर्ड है आपके ऊपर, उसके बेस में दे आर सर्टन फंडिंग इंस्टीट्यूट्स, कुछ एनबीएफसीज है, कुछ एआईएफ्स है, जो कॉल लेती हैं ओके, कि जो लैंड में फंड करती है, लैंड परचेज के लिए भी फंड करते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल देयर आर सर्टन इंस्टीट्यूट्स जो लैंड फंडिंग करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस बैक्ड बाय दैट, कि ये सर्टन पैरामीटर्स अगर वो आपने फॉलो किया तो आपको लैंड फंडिंग मिल सकती है। अरे अगर लैंड फंडिंग मिल सकती है सर, यही बहुत बड़ी बात है। 100% बिकॉज़ बिल्डर को लैंड परचेज करने इंडिया में कोई पैसे नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूँ, नाम तो नहीं ले सकता, पर हम बहुत सारे बिल्डर्स के साथ पुणे में हम काम करें, जहाँ पे हम अलग अलग स्टेज में काम करें, जहाँ पे उनको हम लैंड में पैसा फंडिंग के लिए दिलवा रहे हैं, उनको भी आइडिया नहीं था कि उनको पैसे मिल सकते हैं। वाह, इसका कॉस्टिंग क्या रहता है फंडिंग का तकरीबन? सर इसका कॉस्टिंग चालू होता है एनीवेयर, स्टार्टिंग होता है 18% से लेके 20, 22, 24, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क फैक्टर, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, बट आप देखेंगे ना, ये 18 से 24% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, ये शॉर्ट टर्म पैसा होता है, ये ब्रिज मनी है। ब्रिज मनी है। इसको हम लोग वापस से इसको एक समय के बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सीएफ, वो भी एक अलग प्रोसेस होता है। बट पैसा अगर अपने सवाल अगर पूछूं, आपने जो पूछा था कि इसका पैसा लैंड के लिए मिलता है, तो मिलता है, बट हर एक को नहीं मिलता, कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिल सकता। करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और, अपार्ट फ्रॉम फंडिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स लाइक बैंक्स एंड एनी ARCs या AIF, और क्या अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं फंड रेजिंग के? देखिए, सबसे ट्रेडिशनली अगर मैं बोलूँ तो आज तक जो फंड रेज होते आए हैं ना, वो आ रहा है हमारे यार आपके ऐसे लोग हैं जिसको हम बोलते हैं टिपिकली इन्वेस्टर्स। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम एक बिल्डर को जानते हैं, उस पर ट्रस्ट है, हमने उसका काम देखा हुआ, और हमारे पास लेट से 5 करोड़ 10 करोड़ है, एज अ ग्रुप फैमिली जो भी बोले, हम जाके उससे बात करते हैं कि भाई साहब ये हमारे पास में पैसा है, हमको आपके प्रोजेक्ट पे साथ में काम करना है। ठीक है। फिर बिल्डर कुछ स्टॉक देगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के देगा कि विन विन सिचुएशन हो, बिल्डर को भी फायदा हो और हमको भी फायदा हो। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ था। उसी को लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, जिसको हम बोलते हैं AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ओके। ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली वो फंड है जो लैंड परचेस करने के लिए पैसा दे सकता है। ये बेसिकली आपको सैंक्शंस के लिए पैसा दे सकता है, जो गवर्नमेंट के चलन आते हैं उसके लिए पैसा दे सकता है, प्लस CF के लिए। हालांकि लोग CF के लिए पैसा नहीं लेते हैं इससे, बट मेजरली ये जो चीज़ों के लिए पैसा इसके थ्रू मिल सकता है। व्हाट इज द CF? कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। या ओके, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की बात हो रही है। ठीक है। वाह, अमेजिंग। थिंग्स आर चेंजिंग इन रियल एस्टेट। जो आप बात कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन को पैसा देने की, क्या ये Tier 2 Tier 3 में अवेलेबल है? अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, ट्रेंड जो है, जो लैंडर से कंफर्टेबल हो Tier 1 में ही है, मेट्रोज और Tier 1 सिटीज़ में कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कुछ दिन में Tier 2 में भी आएंगे। ओके।
ये क्योंकि जब वो कॉर्पोरेट जाता है तो वो सब जगह पहुंचता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली दे विल एक्सपेंड। तो अभी ये मतलब एक तरह से कह ले पायलट रन है, फर्स्ट फेज का है। यस, ओके, वेरी गुड। बट ये चालू हो चुका है। हम ऑलरेडी कुछ ट्रांजेक्शन में काम करें जहाँ पे हम इस तरह का पैसा लोगों के लिए रेस कर रहे हैं। ओके, एक चीज़ और इसी में कि ये जो इन्वेस्टर वाला पैसा आप रेस करने का बात करें, इसके अलावा और भी कोई अल्टरनेट स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हो फंड रेजिंग के लिए लोग? एक होता है लैंड इक्विटी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स से अगेन आज की डेट में लैंड अगर हम बात करें पुणे से शहर में तो 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच के ही लैंड आता है। उससे ज़्यादा भी आता है, बट उससे कम में फिर उतने मज़ेदार प्रॉपर्टी बनती नहीं है। तो हम लोग जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं वहाँ पे 50 करोड़ का मिनिमम होता है। अब इसमें क्या होता है, जो लैंड ओनर्स होते हैं या एग्रीगेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद पैसा कुछ अपना लगाते हैं, बाकी वो बोलते हैं लेट अस डिस्ट्रीब्यूट एंड लेट अस रेज मनी इन अ फॉर्म ऑफ लैंड इक्विटी। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर वे में हो गया है। एक इन्वेस्टर जाता है, वो बोलता है इसको डेवलपर को कि आप पैसे ले लो हमसे, वो फिर डेवलपर अपने आप से पैसा लेता है। एक है तरीका जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर एलएलपी बनती है, उस पर एलएलपी पे जो लैंड एग्रीगेटर है या लैंड एक्विजिशन वाले वो आती है, उनकी कंपनी आती है, प्लस इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आते हैं जिनका मिनिमम उसमें टिकट साइज जो मिनिमम शेयर था 10% का। ओके, तो 10% करके 2-3 लोग ऐसे आके 30% तक का उसमें करते हैं, दैट इज लैंड इक्विटी। और ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक को चीज़ पता ही नहीं है कि इस तरह से भी काम हो सकता है। इसमें सिक्योर्ड वे में काम होता है। तो इसमें जब अच्छी बात है, सिक्योर्ड भी है, लीगल भी है, लीगल है, क्यों नहीं है लीगल? तो फिर प्रॉब्लम अवेयरनेस की है या कुछ और? आई वुड से अवेयरनेस का हर एक को स्ट्रक्चरिंग नहीं मालूम शेखर जी। अच्छा, ये जो कुछ स्ट्रक्चरिंग जो हमने अपने ओवर अ पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस के अपने बनाया, हमको समझ में आया कि ये पैसा सिक्योर्ड है। सिक्योरिटी की बात क्या होती है, एक तो रिटर्न्स अच्छे, रिटर्न्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, आपके 10 करोड़ के आपके में है, आप उसको किसी बिल्डर के लेके आएंगे पैसे के 10 करोड़ का मुझे लेना, तो आपको स्टॉक दे देगा। मैं वही बोलूँगा आपको लेट्स डू वन थिंग, वही 10 करोड़ को मैं लैंड इक्विटी में डलवाता हूँ, आपको 10% दूंगा, बट आप उसके लैंड के पार्टनर बन के आएंगे। मतलब आप डे 1 से एक एलएलपी बनेंगे जिसमें आप लैंड के पार्टनर हो गए। मतलब आपका क्या हो गया, अनडिवाइडेड शेयर हो गया उस कंपनी में। करेक्ट। मतलब आप पूरे जो 100 करोड़ का जो लैंड था जिसमें आपका 10% शेयर हो गया, 10 करोड़ आपका वो आ रहा था, उसके आप पार्टनर बन गए। करेक्ट। तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ गया है, प्लस आपकी एक मार्केट में एक अलग इमेज होता है कि आप उस पर्टिकुलर के प्रोजेक्ट के पार्टनर बन जाते हो। पार्टनर हो जाते हो। तो पार्टनर कोई ये नहीं पूछता आपसे शेखर जी कि आप उसके पार्टनर तो आपने कितना परसेंटेज लिया है। वो पुष्पा याद आ गया सर मेरे को। पार्टनर होता है। पार्टनर होता है, करेक्ट। तो ये लैंड इक्विटी में जिसमें लोग आजकल पैसा रेस कर रहे हैं। वाह सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम लोग सेगमेंट में चलते हैं, दैट इज रेरा। वाह। सो रेरा शुरू से ही अच्छा रहा है रिटेलर एंड यूजर के लिए, बट मैं आज आपसे जानना चाहूँगा एक बिल्डर के दृष्टिकोण से, एक डेवलपर के दृष्टिकोण से, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, मैं आपको दोनों का पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, बट आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। रेरा हम हर समय कंज्यूमर की तरफ से बात करते हैं, उसके प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं। डेवलपर के आपसे कोई देखता नहीं। मुझे पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव, जिनसे डेवलपर से मैं रेगुलरली बात करता हूँ, उनका कहना है कि रेरा क्या हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है कि रेरा क्या बोलता है, आप सिंपल सा है कि आपका जो पैसा जिस अकाउंट में आ रहा है, आप वो पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कीजिए, आप उसको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हो। राइट। मतलब बिल्डर में खुद में इनडिसिप्लिन आ गई खुद की। बिल्डर का एक टीम डिसिप्लिन से चलेगा। बिल्डर में अगर कुछ पार्टनर्स भी है और उनको लगता है कि नहीं यार हम इस पैसे को हम कहीं और डाइवर्ट कर दे, तो वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब रेरा है उनको डंडा करने के लिए। पहला चीज़। दूसरा, टाइमलाइंस हो गई है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, उनको इस अकाउंट में करना है। इसका फायदा क्या हो रहा है, पहले कोई प्रोजेक्ट 5-5, 6 साल तक चला करता था, अब उनको ऑनली 3 साल में कंप्लीट करना है बिकॉज ऑफ रेरा। बट अगर उनका फायदा देखेंगे तो उनका जो ROI वो कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, उनकी टीम भी उस हिसाब से काम करती है, उनको मालूम है कि स्ट्रिक्ट डेडलाइन से। और तीसरा, क्वालिटी ऑफ वर्क हैज़ इंक्रीज फ्रॉम डेवलपर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपका एक डिफेक्ट लायबिलिटी होता है 5 साल का। ओके। रेरा में आपको 5 साल तक आपको सर्विस करना है अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेरा में लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उसमें अगर एक बार डेवलपर या डायरेक्टर का नाम खराब हो गया और ब्लैकलिस्ट में आ गया, तो वो जिंदगी भर कभी भी वो किसी और प्रोजेक्ट में किसी और नाम से वो नहीं कर सकता, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। ओहो हो। तो इसलिए रेरा जो है ना, वो डेवलपर पॉइंट से बहुत अच्छा है। पीपल अप्रिशिएट। वाह। पर लोगों को लगता है कि डेवलपर क्या बोलते हैं, रेरा से भगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे डेवलपर नहीं भगते। हाँ, जो प्रॉपर अच्छा काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है वो तो नहीं भागते। देखिए, मुझे लगता है शेखर जी, हम जो बात कर रहे हैं, आपके ऑडियंस वही है जो
चाहती है कि काम चीज़ें अच्छे से हो, क्लीन वाले काम हो। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि वो अच्छे लोगों को ही सर, ये इस चैनल को देखने वाले लोग सब अच्छे ही हैं। मैं वही समझ के क्योंकि यहाँ हम कोई address कर रहा हूँ। शॉर्टकट की बात नहीं करते। हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि शॉर्टकट जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ है ही नहीं। मैंने बोला था लास्ट टाइम, आपको मैंने एक चीज़ बोला था कि रियल एस्टेट इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, लॉन्ग टर्म गेम, एथिकल गेम है। तो यहाँ पे कॉर्नर्स कट करके काम नहीं हो सकता है। कॉर्नर कर एक्चुअली सर, ये अभी तक हमने जितने पॉडकास्ट शूट किए हैं जी, सब में मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है। सब लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फाइनेंस के हों, रियल एस्टेट के हों, लॉ के हों या बैंकिंग के हों, सब एक चीज़ पे एग्री करते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम है ये लाइफ। दूसरा, इसके अंदर आपको एथिक्स से काम करना पड़ेगा। आप शॉर्टकट लेके बहुत दूर नहीं जा सकते। देखिए शेखर जी, मैं एक चीज़ बहुत सिंपल बोलता हूँ। इंसान जो होता है ना, वो पहले डिसाइड करता है उसको करना क्या है। सही गलत हर एक तरह का रास्ता होता है, ये आप चूज़ करते हो। आपको सही पाथ पे चलना है, और जो सही पाथ जो रास्ता है वो हर समय डिफिकल्ट होगा। जो बैकडोर वाला एंट्री इसको हम बोलते हैं, या जो गलत पाथ होगा वो ईजी होगा, बट उसके लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे ना तो कछुआ ही रेस में आगे आता है। कछुआ रेस में आता है, इसको तो मैं बोलता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब आप जो बोल रहे हो वो आपको एक दिन काटना पड़ेगा। और आज के डिजिटल एज के ज़माने में तो आप कुछ भी चीज़ों से वो नहीं कर सकते अपने आप को। नेक्स्ट चीज़ के लिए चलते हैं सर आगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज SPVs, स्पेशल पर्पस व्हीकल। जी, ये क्या होते हैं? सो बेसिकली जिस तरह से प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है प्रोजेक्ट का, और हमको जब मालूम है कि हमको कोई अगर काम सही तरीके से करना है तो हम लोग SP बनाते हैं। इसका बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये बेसिकली एक डेवलपर है, एक लैंड ओनर है, एक इन्वेस्टर्स है, ये सब लोग को लेके मिला के बनाया गई चीज़ें रहती। अलग अलग SPV अलग अलग पर्पस के लिए बनती है। तो जैसे हम कई बार SP बनाते हैं, जैसे हमारे केस में हम जब भी लैंड परचेस कराते हैं, वी ऑलवेज से कि गो फॉर अ न्यू SPV। एज सिंपल सा मतलब कि आप एक नया एंटिटी बनाइए, एक नया LP बनाइए, उसमें सब कुछ करो, तो पुराने आपकी जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं होगी, प्लस जो इन्वेस्टर जो नया आ रहा है उसको भी कंफर्ट रहेगा। तो हमने एक SPV बनाया। SPV में फिर आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आपने लैंड परचेस किया, SPV में फिर आप JV कर सकते हो, SPV में फिर आप डेवलपमेंट के कर सकते हो। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स है रियल एस्टेट के, बट SPV मुझे लगता है कि आज के डेट में बहुत अच्छा टूल है और इसका लोगों को सही से इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स वेरी गुड, बिकॉज जो आपने बात बोली ना, सबसे अच्छी बात है कि वो पूरा एक सेपरेट रहेगा। करेक्ट। तो आपके पुराने पाप जो है उसमें नहीं आएंगे। एक अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं सर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं लैंड ओनर की तरफ से पूछना चाहूँगा, जो डेवलपर नहीं है। तो लैंड ओनर जो एक फ्रॉडस्टर या कह लो गलत डेवलपर्स हैं, उनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें? देखिए, दो तरीके से लैंड ओनर क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर एक लैंड आपकी, जैसे समझ लो लैंड है, आपको अगर जॉइंट वेंचर, एक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे साथ अभी 4-5 महीने पहले ही घटा था, दिवाली के आसपास की बात है। एक लैंड ओनर वो मेरे पास आए, बोले विजय यार, ये अपने उसमें लैंड है, इसको अपने को बेचना है। ओके, या तो सबसे पहले उनका ऐसा सवाल था कि इसको क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे जो कि बेसिक होते हैं कि भाई आप इसका क्या देखते हो, क्या आपको चाहिए, आपको पैसे अभी चाहिए, बाद में चाहिए। तो बोले यार मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी, हमने एक समय पे ली थी, आज की डेट में वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ते बढ़ते अच्छा वैल्यू आ रहा है, 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, मुझे इसको भी डिस्पोज करना है। वो बेचने के मूड से थे। मेरा पहला सवाल था कि इसको क्या करना चाहते हो, इस पैसे जो आ गए उसका क्या करोगे। अच्छा खासा अमाउंट आ रहा था, 2 एकड़ का लैंड है तो काफ़ी अच्छा अमाउंट आ रहा था। तो मैं बोला इस पैसे को क्या करोगे आप? बोले फिर और कहीं इन्वेस्ट करेंगे। मैंने कहा किस में इन्वेस्ट करोगे? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने बोला अगर वो करने से अच्छा मैं आपको दूसरा सलाह देता हूँ, इसको बेचो मत, इसको आप जॉइंट वेंचर में दे दो किसी को। तो अभी आपने जो सवाल पूछा ना, उसका आंसर यहाँ से निकल के आता है। जब जॉइंट वेंचर की बात आई तो उनका पहला सवाल था, अरे यार मैं फंस गया तो। करेक्ट, क्योंकि जॉइंट वेंचर बोलने से फिर डेवलपर का प्रोफाइल, मतलब उसके साथ हम बैठे हुए ना, हम ऐसा चीज़ देखेंगे जो डेवलपर जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसने पुराने प्रोजेक्ट को डेवलप किया हो, जिसका डिलीवरी का एक हिस्ट्री हो, और जिन्होंने एक फेयर वैल्यू से एक तरीके से काम किया। मैंने कोई एक और चीज़ बोला था, हो सकता है कि इसमें आपको JV रेशो थोड़ा कम मिले, बट जो आपको कमिट किया वो मिलेगा, प्रोजेक्ट जो टाइम पे बोला वो मिलेगा। और वही जो आई वुड नॉट से फ्रॉडस्टर, बट वही जो थोड़ा सा बोलते हैं ना कट शॉट करने वाले डेवलपर, जो कॉर्नर कट्स वाले डेवलपर, वो शायद से आपको 1-2% JV का रेशो ज़्यादा दे सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे गारंटी नहीं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। वो टॉल प्रोमिसेस करेंगे और उसके बाद फिर आपकी टाइमलाइन बढ़ाते जाएंगे या टर्म्स में चेंज करते जाएंगे। तो आपको याद होगा जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था अपने रिलीज वाले, इसमें मैंने बोला था कि जो 1 लाख रुपए वाला दे रहा है और 80,000 वाली, सेम बात यहाँ पे आती है।
सेम बात यहाँ आती है, क्वालिटी ऑफ डेवलपर देखें 100%। रेदर देन कि आपको ज़्यादा प्राइस कौन दे रहा है, क्योंकि कई बार प्राइस आपको लुक्रेटिव लगेगा बट लॉन्ग टर्म में हट कर देगा। सर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आज देखोगे वो सेल्स प्रॉपर्ली टाइम पे कर पाएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जो बहुत प्रोमिनेंट और एकदम सिंपल समझ आता है। कोई डेवलपर बोलेगा मैं 40% आपको जेवी रेशियो देता हूँ, कोई आगे जो अच्छा डेवलपर बोलेगा आपको 38% देता हूँ, बट आप देखोगे वहाँ पे अगर रेट अगर 8,000 रुपीज़ सेलिंग का है, जो डेवलपर आता है ब्रांड आता है वो 8.5 से बेचना चालू कर देगा, उसके ब्रांड की वैल्यू है। आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे 38% का जो रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो ज़्यादा रहेगा 40% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसने 8,000 से बेचना चालू किया, ये 8.5 से बेच रहा है, वो बेचते बेचते 9 साढ़े 9 तक जाएगा, और ये भाई साहब बेचते बेचते 8.5 से चालू किया तो 10 साढ़े भी क्रॉस कर जाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो 2% स्टार्टिंग में कम दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में वो प्रॉपर उसको मैनेज होकर ज़्यादा ही होता है, बीट हो जाएगा उसको। वाह, बात तो आपने बहुत सही बोली सर, दैट इज़ वेरी ट्रू। एक लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जी, 2025 में हम बैठे हैं सर जी, आज की डेट में अगर हम बात करें, जो डेवलपर्स हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज को लैंड एक्विजिशन में किस तरह शिफ्ट कर रहे हैं? सर अभी पूरा लैंड एक्विजिशन का गेम ही शिफ्ट हो गया। ओके। जो हम पहले करते थे लैंड एक्विजिशन वो बहुत अलग तरह से होता था, अभी कंपटीशन लैंड एक्विजिशन बहुत अलग बढ़ गया। ओके। मतलब जस्ट क्लोजिंग है तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, पहले जो लैंड एक्विजिशन होता था ना, वो हम क्या करते थे, एक डेवलपर था वो पूना का डेवलपर, तो पूना में ही लैंड एक्विजिशन करेगा, बाहर का डेवलपर आगे काम नहीं करता था। करेक्ट। तो उसका पूरा कंट्रोल होता था पूना का। करेक्ट। और लैंड ओनर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होते थे, अभी ऑप्शन खुल गया। अभी इंडिया जो है ना वो ग्लोबल होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डेवलपर्स। अब बाहर से, इंडिया के बाहर से डेवलपर्स आ रहे, और जो पहले हम बोलते थे एक रीजनल या सिटी स्पेसिफिक डेवलपर होता था, अब इंडिया के बाकी कॉर्पोरेट डेवलपर्स भी आ रहे हैं नए नए शहर में काम करने। करेक्ट करेक्ट। तो वो अपना फंडिंग लेके आते हैं, वो अपना एक्सपर्टीज लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन का जो तरीका था वो पूरा शिफ्ट हो गया है कि कॉर्पोरेट कल्चर में जा रहा है। ओके, मतलब अब चीज़ें ग्लोबली हो गई हैं सिंपल से देखा जाए तो। वाह, चलो सर, थैंक यू वेरी मच अगेन। आपने जो आज लैंड एक्विजिशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई, मेरे ऑडियंस के लिए मुझे लगता है काफ़ी वैल्यू क्रिएट हुई होगी। और आज हम इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं, और आई होप सो कि अगर रिस्पॉन्स रहा और लोगों की डिमांड रही तो जल्दी एक बार फिर बैठेंगे लैंड एक्विजिशन और लैंड से जुड़ी बाकी बातें करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद। सो मैं भी आपके ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना प्यार दिया और हमको सेकेंड टाइम आने का मौका मिला शेखर जी के पॉडकास्ट में। एंड आई एम श्योर आज भी आपको शायद से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। एंड धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। हमारे शो में चूंकि मैं आर्मी से हूँ तो हमारे यहाँ जय हिंद बोल के समाप्त करते हैं सर, तो हम लोग बोलते हैं जय हिंद।